आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वांट के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि 9/9/2024 को यह आयोजित हुआ था। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला। उसने ऑर्डर के 17/24 जो हिस्सा है उसको 34 दिन में पूरा किया, तो उसने छपाई का जो पूरा ऑर्डर है वो कितने दिन में पूरा किया। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया है कि 17/27 हिस्सा है, दिया है 17/27 हिस्सा है वो आपका पूरा कर रहा है 34 दिन में। तो पूरा ऑर्डर करेगा तो भाग दे दीजिए 17 दूना के 34 और इस 27 का इधर जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 27 दूना के 54, यानी कि टोटल जो ऑर्डर है वो कितने दिन में पूरा करेगा आपका 54 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा 54 दिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग दिया है 16 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा ज्ञात करिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो दो भुजाओं का योग दिया है यानी कि 2a की वैल्यू आपको दिया है 16 सेंटीमीटर और इस a यानी भुजा का मान पूछ रहा है, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 8 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का जो औसत है 100 में दिया है वो है आपका 75 और 80 है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये बॉयज हैं और ये आपका गर्ल्स हैं, तो इनका जो एवरेज है वो आपका दिया है 75 दिया है और इनका कितना दिया है 80 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर पूरे सभी विद्यार्थियों का औसत 78 है तो लड़के और लड़कों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो सभी का जो औसत है वो कितना है 78, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो घटा दीजिए इसको, ये एलिगेशन हो गया। तो यहाँ पे 80 में से 78 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और 78 में से 75 घटाएंगे 3, यानी बॉयज और गर्ल का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम होगा। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम का कहने का मतलब, सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान, यानी कि अगर दो चीजें हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखती हैं, अगर चेहरे वाइज लंबाई वाइज या हर एक चीज से, यानी एक के ऊपर अगर दूसरी वस्तु रख दी जाए तो दूसरी वस्तु दिखे ही ना, यानी कि दोनों एकदम एक जैसे हों, तो उनको क्या बोलेंगे सर्वांगसम, सर्व अंग समान बोलेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वांगसम निकालने के लिए पर्याप्त है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो कह रहा है कि इनके आधार और ऊंचाई समान होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आधार और ऊंचाई समान होगा तब नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज है, इसका आधार ये है, दूसरा त्रिभुज अगर ये बनाता हूं तो इसकी भी आधार ये है और ऊंचाई भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर अगर रखें तो एक दूसरे को ढक नहीं सकेंगे, यानी एक दूसरे की तरह दिखते नहीं है। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दोनों त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बराबर हो। तो एक भुजा एक कोण बराबर हो तो भी नहीं होता, क्योंकि सर्वांगसम की ये शर्त होती है कि यदि दो त्रिभुजों में एक भुजा और उसके दोनों सिरों पे बने कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उसके दोनों सिरे पे बने कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा है कि इनके क्षेत्रफल और आधार समान है। तो सेम टू सेम ये पहले वाले वाक्य को दूसरे तरीके से कह रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, भी नहीं हो सकता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें दो भुजाएं बराबर हो, उनका परिमाप बराबर हो, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि x² - 9 डिवाइडेड बाई x+3 इसका मान क्या होगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है आपका x² - a² यानी 3 स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, और नीचे दिया है x+3। तो ये a² - b² के फॉर्मूले पे है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x-3 और डिवाइडेड बाई कर देंगे x+3। यहाँ से x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर दिया है 5/3, तो आपको निकालना है sec² थीटा इंटू cot² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा का मान निकाला। अब इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा भी होगा कि 1 + tan² थीटा ये बराबर होता है sec² थीटा के, sec² थीटा, और दूसरा होता है 1 + cot² थीटा ये बराबर होता है कोसेक² थीटा के, कोसेक² थीटा के। तो यहाँ से इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे तो sec² थीटा -1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan² थीटा, tan² थीटा, क्योंकि यहाँ से एक को जब इधर लाएंगे तो ये sec² थीटा -1, तो इधर सिर्फ tan² बच जाएगा, तो tan² थीटा इंटू cot² थीटा और इंटू 1 + cot² थीटा कितना होता है कोसेक² थीटा।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ये भी कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो यहाँ से करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिया है 5/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा क्या आपका निकल के आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं। ओ पी ए बी के लंबवत है, ओ क्यू जो है सी डी के लंबवत है, ए बी की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, सी डी की 24 दिया है, पी क्यू की 7। तो पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास कितना होगा। तो हम फिगर बना लेते हैं। हमने फिगर बना लिया है। तो ये आपका क्या है, ओ जो है वो केंद्र है, ये आपकी सी डी जीवा हो गई, इसकी लंबाई आपको दिया है, सी डी की लंबाई दिया है 24, और ये हो गया आपका ए बी, इसकी लंबाई आपको दिया है, ए बी की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपको दिया है इसकी लंबाई। और पी क्यू, तो पी क्यू क्या है आपका, जो ओ पी जो है वो ए बी पे लंब है, तो ओ पी ये आपका ए बी पे लंब हो जाएगा, और ओ क्यू जो कि सी डी पे लंब हो जाएगा, और आपको पी क्यू यानी कि ये वैल्यू आपकी दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा। तो देखिए हमने चित्र बना लिया, हमने इसको समझ लिया। अब एक थ्योरम होती है कि यदि किसी वृत्त में उसके केंद्र से किसी जीवा पे अगर लंब डाला जाए तो जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि जितनी लंबाई इसकी होगी सी क्यू की उतनी ही लंबाई क्यू डी की होगी। उसी तरह ए बी में अगर देखेंगे तो जितनी लंबाई ए पी की होगी उतनी ही लंबाई बी पी की होगी। तो बस इसी थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये 24 इसकी सी डी की लंबाई अगर 24 दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसी तरह ए बी की लंबाई अगर 10 दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हिट एंड ट्रायल मेथड अगर यूज करेंगे तो ए पी की वैल्यू 5 दी है, तो हम 5 से ट्रिपलेट अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे 3 12 13, तो अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं मान लेता हूँ कि ओ क्यू क्या हो जाएगा 5, तो 12 5, तो ये सी ओ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, सी ओ क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है। तो ये 5 हो जाएगा, और 7 5 ये क्या आ रहा है 7 5 ये 12 हो रहा है, तो बिल्कुल ये 13 होगा, यानी कि जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया है ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 13। तो आपसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास बराबर हमें होता है पता है कि 2 गुणे क्या होता है त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई दिया है 13, तो यहाँ से व्यास निकल के क्या आ जाएगा 13 दूना के 26, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, वो तरीका है, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि जो अगर समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू x है। अगर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि x है, तो अगर इस वाले त्रिभुज में देखें, इस वाले त्रिभुज में, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे तो हमें पता है कि अगर इसको r मानता हूँ तो जो r का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है 12 है, इसके स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। और अगर इस वाले त्रिभुज में अगर मैं देखूँ, इस वाले त्रिभुज में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो त्रिज्या है, ये अगर केंद्र है तो ये दोनों त्रिज्या है, तो आर स्क्वायर जो होगा, अब ये x है तो ये 7 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 7 के होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका 5, तो इस 5 के क्या हो जाएगा स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये बराबर होगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 5 की स्क्वायर के बराबर। तो एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बराबर ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और माइनस 5 के स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 7 और प्लस एक्स हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 7 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, तो 12 प्लस 5 कितना होगा 12 5 17, और 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो इधर से करेंगे तो ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका निकल गया, और एक्स और प्लस एक्स 2x, यानी ये निकल के आपका आ जाएगा कि 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 हो जाएगा इंटू 7 बराबर हो जाएगा 17 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और जब 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, और यहाँ से जब x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, और जैसे ही 5 आ जाएगा तो ये 5 ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा आर की वैल्यू 13 निकल के आ जाएगी, और इसका व्यास 13 दूना के 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 ऐसे करके क्वेश्चन दिया, पूछ रहा है कि इसका मान किसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये बराबर 1 की होता है यदि ए प्लस बी का जो सम है वो 90 अंश के क्या हो, बराबर हो। तो ये कंडीशन होती है कि यदि ए प्लस बी 90 के बराबर हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये देखिए 30 है और ये 60 है, तो ये दोनों 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को अगर लेंगे तो ये इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका 40 है और 50 है, कहीं देखिए यहाँ पे 50 है, तो इन दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन इन दोनों के सामने माइनस है तो -1। अब देखिए ये 45 है और ये 45 है, तो दोनों के सामने प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ये 55 है और ये 35 है, इनके सामने माइनस है तो इसकी वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा की का मान हो सकता है। आपको संख्या दी है 2 1 7 9 2 4 कि के का मान हो सकता है जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये हमें कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो सकती है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। और 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो अंकों का योग कर लेते हैं, तो ये देखिए 2 और 1 3 कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 4 2 6 भी कट जाएगा, यानी 7 प्लस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो के की वैल्यू ऑप्शन से देख लेते हैं, तो 6 करेंगे तो 13 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 करेंगे तो 11 होगा 3 से विभाजित नहीं होगा, 0 करेंगे तो 7 होगा 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 करेंगे तो 7 2 9 3 से विभाजित हो जाता है 9, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे के की वैल्यू 2 होगी और 2 रखने पे देखिए इकाई के स्थान पे भी 2 आ रहा है तो 2 से भी कट जाएगा, 2 रखने पे 3 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये 6 से विभाजित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया है, तो मान लेते हैं R1 अनुपाते R2 जो दिया है वो आपका दिया है 2 अनुपाते 5 दिया है, और उसके आयतन का अनुपात यानी कि V1 अनुपाते V2 ये आपका दिया है 3 अनुपाते 5 दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला ये होता है कि H1/H2 ये बराबर होता है, इसका अगर अनुपात हम निकालेंगे तो ये होता है आपका V1/R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2। बस इसी की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। तो V1/V2 दिया है 3/5 इंटू R1/R2 जो दिया है वो दिया है आपका 2 अनुपाते 5, तो इसका उल्टा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो 5 से 5 कटेगा, ऊपर बचेगा आपका 15, नीचे बचेगा आपका 4, तो 15 अनुपाते 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ से आया इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो V होता है, चूंकि ये दोनों वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो जो V होगा अनुक्रमानुपाती होगा V स्क्वायर इंटू एच के। और जब हमें पता है कि अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो मान लीजिए वो कांस्टेंट K है, तो V बराबर क्या हो जाएगा K इंटू R स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए अगर मैं V1 लेता हूँ, इसको R1 लेता हूँ, H1 लेता हूँ, तो इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए हो जाएगा आपका V2 बराबर K इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब दोनों से भाग देना क्योंकि अनुपात पूछना है, तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा। तो H1/H2 बराबर अगर हम निकालेंगे तो इस H2 बराबर निकालें तो इस R2 स्क्वायर का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका V1 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 इंटू R1 का स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट फार्मूला था, मैंने ऊपर लिखा भी है ये फार्मूला, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू x माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये x³ है और ये आपका 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये दौड़ना चाहिए कि क्या ये x प्लस 5 का होल क्यूब तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और प्लस 3ab, तो 5 × 15 और a प्लस b 15x स्क्वायर और प्लस 15 × 5 = 75x। बिल्कुल ये क्या है, ऊपर वाला जो है वो क्या है x प्लस 5 का होल क्यूब है, और नीचे वाला क्या है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी
और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है आपका a माइनस बी, तो x माइनस 5 हो जाएगा और इंटू क्या है x माइनस 5 से। तो देखिए यहाँ से x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, x प्लस 5 से ये 3 घात है तो एक घात कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 5 के घाते क्या बचेगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 5 गुना के 10x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। वैल्यू पुटिंग के माध्यम से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 88 में 8 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा 11 के का गुणा करेंगे 11 के, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 7 × 5 = 35, घटाएंगे तो 1 होगा और इधर जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर और यहाँ से इसको के एक तरफ कर लेंगे तो के स्क्वायर 11 के उधर जाएगा माइनस 11 के और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 11 है तो माइनस 10 और क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, बराबर के इधर जब ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 और कॉमा 1 हो जाएगा। और इससे इसमें जो होता है वो एक के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, तो यहाँ पे के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 से इन दोनों में अगर भाग देंगे तो कोई मान में इसके परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका मान क्या निकल गया के का मान निकल के आ जाएगा 1 और कॉमा 10 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, इसको हम वैल्यू पुटिंग के माध्यम से भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे के की वैल्यू रख के देख लेंगे, तो चूंकि हमें सबसे पहले अगर रखना होगा तो के की वैल्यू हम 1 लेके ही देखते हैं, तो 1 रख के देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 और 11 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है और 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 61 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये बराबर 1 के होता है यदि a प्लस बी का जो योग है वो किसके बराबर हो 90 अंश के बराबर। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है यदि a और b का योग किसके बराबर हो 90 अंश के बराबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है 29, ये है आपका 61 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर 90 अंश के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हैं P और Q और P की जो क्षमता है वो Q से क्या है 21 गुना, यानी कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो आपको दे दिया है कि P और Q की इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया है 21:1 दिया है। कह रहा है कि Q जो है वो टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो 110 मिनट में Q भर देता है और उसकी इफिशियंसी 1 है, तो उसके द्वारा लगा हुआ टोटल उसकी क्षमता इतनी हो जाएगी। अब इस टोटल क्षमता को कह रहा है कि दोनों पाइप से भरने पर कितना समय लगेगा, तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 21 + 1 22 और 22 इफिशियंसी से भरने में कितना समय लगेगा, तो 11 दूना के 22, 2 से काटेंगे 2 × 5 10 हो जाएगा और 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कितना मिनट निकल के आ जाएगा 5 मिनट में दोनों पाइप क्या करेंगे भर देंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 840 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ पे ए और बी समान समय में समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ना आरंभ करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो 840 मीटर की अगर जो रास्ता है जो कि वृत्ताकार है तो 6 मीटर प्रति सेकंड से तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो कितना जाए 14 × 6 = 84, यानी कि 140 सेकंड लगेगा उसको, 140 सेकंड लगेगा 840 मीटर की दूरी तय करने में 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और 840 मीटर को अगर 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलना है तो 12 × 84 70 सेकंड लगेगा। अब देखिए ये जो आ रहा है सेकंड में, जो इन दोनों का जो एलसीएम होगा उतने देर बाद ही क्या करेंगे वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो 140 और 70 का एलसीएम कितना हो जाएगा 140, तो 140 सेकंड बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको तालिका दे दी गई है और तालिका में विषय है इतिहास, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और इधर विद्यार्थी राम, मोहन और श्याम। कह रहा है कि इतिहास में न्यूनतम जो अंक है वो 105 अंक चाहिए, ये आपका इतिहास है इसमें न्यूनतम 105 अंक चाहिए, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हमें पता है कि 175 नंबर का है वो और उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 105, तो परसेंटेज में चूंकि दिया है जो अंक दिए हैं किस में दिए प्रतिशत में, तो इसको प्रतिशत में हम निकाल लेते हैं, तो 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 25 × 4 = 100 और 25 × 6 = 107, 7 से कट करेंगे 7 × 7 3 35 7 × 5 35, यानी 15 चौको कितना हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60% अगर अंक जिसके मिले हैं या उससे अधिक मिले हैं वो विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण है। तो हम देख रहे हैं कि राम 54% पाया है, तो ये क्या हो जाएगा नहीं होगा। 51% पाया, ये भी फेल है। 75% कौन पाया है श्याम पाया है,
तो पूछ क्या रहा है कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो सिर्फ श्याम उत्तीर्ण हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी आपको 37 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q हैं, तो रेखाखंड MQ की लंबाई क्या है। मैं चित्र बना लेता हूँ, समझा लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसको। हमने चित्र बना लिया, प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना लिया। तो देखिए कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, जो इनके दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी दिया है वो आपका दिया है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से पूछ रहा है कि आपको MQ की लंबाई पूछ रहा है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि रूट में इन दोनों के बीच की, अगर मान लीजिए दूरी अगर D है, तो इस D का स्क्वायर माइनस होता है इनके दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर, यानी कि R1 माइनस R2 और इसका होल स्क्वायर, यही क्या होता है, इस MQ की लंबाई होती है, यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, यानी MQ की लंबाई हो जाएगी। और बस इसी पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट में 37 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 22 R1 की लंबाई हो जाएगी आपकी। इसको अगर R1 में मानता हूँ, इसको R2 में मानता हूँ, तो R1 की लंबाई 22 हो जाएगी, R2 की लंबाई 10 हो जाएगी। इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा, 22 में से 10 घटाएंगे 12 हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, इसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में होती है A माइनस B। तो 37 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49, और 37 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25। अब इनका रूट ले लीजिए, तो 49 का रूट होता है 7 और 25 का होता है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, MQ की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, A में है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से कितना लिया है, 4,22,092 रुपया उसने क्या लिया, उधार लिया। प्रथम वर्ष की समाप्ति पे वह उधार की मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपये क्या कर देता है, दे देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसने प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, ये आपसे पूछा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि कभी भी साधारण ब्याज में जब जब भी आप साधारण ब्याज में जब राशि चुकाते हैं, तो कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, क्योंकि साधारण ब्याज की खासियत होती है, ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो अगर इतने रुपये की राशि है, तो मान लीजिए कि पहले वर्ष का उसका ब्याज अगर निकालें, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 1/5 इतना ब्याज निकल जाएगा पहले साल का। तो इसका ब्याज निकाल दीजिए, तो 1/5 है, तो ऊपर का बस दोगुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का 4, 9 दूना के 18, 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 4 दूनी के 8, बस एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, तो इतने रुपए का क्या निकल के आ जाएगा, उसको ब्याज निकल के आ जाएगा पहले साल का। ठीक है, अब कह रहा है कि 21,679 रुपये वो चुका दिया है, तो उसके पास बचेगा कितना रुपया, तो 4,22,092 रुपया उसने उधार लिया था और 21,679 रुपये चुका दिया, तो उसके पास बचेगा पैसा, तो घटा देंगे, तो 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 4, इतना रुपया बचा जो दूसरे साल के ब्याज के रूप में कार्य करेगा। तो जब दूसरे साल का ब्याज लगाएंगे तो 4,04,000 कितना हो जाएगा, 13, फिर दूसरे साल का ब्याज, तो रेट तो सेम ही रहेगा, 1/5 निकल के आ जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो इसमें भी इसका दोगुना कर दीजिए बस, और दशमलव का स्थान पर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6,2,8,0,0,8, इतने रुपये क्या निकल के आ गया, उसको ब्याज निकल के आ गया, एक स्थान पे दशमलव, इतना ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए अब ये भी ब्याज उसको देना है, ये भी ब्याज देना है, और ये उसको अब मूल राशि के रूप में बच गया है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो वहीं क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 84,418.4, और इसको लिख लीजिए तो 80,082.6, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6, 4, 10, 1 हो जाएगा कैरी, तो 8, 2, 10 और 10, 3, 13, 14 को 4, तो देखिए 4 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अदरवाइज आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 8, 2, 10, 11 को 1, 4, 4, 8, 1, 9, 4 हो जाएगा, 8, 8, 16 को 6 और 4, 1, 5, ये इतना क्या हो जाएगा, उसको दूसरे वर्ष इसको चुकाना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको तालिका दी गई जिसमें PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या दी है, कि ये P है, 2016 में 45 उपस्थित था, 42 अनुपस्थित थे, Q है, R है।
आपसे पूछ क्या रहा है कि कह रहा है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। तो उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। तो किस वर्ष सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है? दूसरी सबसे अधिक है। तो देखिए इसमें 45 में से 42 उपस्थित हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे? अनुपस्थित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3। इसमें अगर अनुपस्थित होगा तो 5 11 हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 कितना हो जाएगा? 9। इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 20 10 30 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40 20 60 20। ये हो जाएगा 55 और 65 10 हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 20 10 30 और 4 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा 89 69 है तो 1 70 11। ये हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा 8। तो ये जो 12 8 20 10 30 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11। ये 66 4 70 80 14 और ये हो जाएगा 5। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा? 25 और 25 5 कितना हो जाएगा? 30। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी सबसे अधिक, तो पहली सबसे ये हो जाएगी, दूसरे सबसे अधिक क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो 2019 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 4 में दिया है। तो 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, इतने लोगों ने मत नहीं डाला है, और जो डाले गए मत है उसमें से 10% अवैध मत घोषित कर दिए, जबकि सभी वैध मत पाने वाले 2 उम्मीदवारों में से एक पक्ष पे पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का क्या मिलेगा? जीतने वाले को कितना होगा? वैध मतों का 59.375% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो 100 में से बस घटा दीजिए। तो 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो 5, ये हो जाएगा 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4। यानी कि हारने वाले को क्या? ये जीतने वाले को वोट मिले और ये हारने वाले को वोट मिले। अब कह रहा है कितने? तो 2484 मतों से वो विजयी घोषित हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर हम निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 5, 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। यानी 18.750% इन दोनों के बीच का अंतर है। तो कह रहा है कि अगर कुल मतदाताओं, अगर उसी चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की जो संख्या वो 16,000 थी, तो वाई का मान ज्ञात करें। तो 16,000 मतदाताओं की संख्या थी, y% ने मत नहीं डाला, तो कितने लोगों ने मत डाला? तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस वाई और बटा कितना हो जाएगा? 100। इतने लोगों ने मत डाला। अब कह रहा है उसमें से 10% अवैध हो गए, तो 9/10 इसके वैध हो जाएंगे। और इसका जो है वो आपका इतना परसेंट 18.750% क्या है? इसकी वैल्यू आपको दिया है 2484 दिया है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो इसको लिख सकते हैं 18.75 को लिख सकते हैं 3/4। तो 18 सही 3/4 हो जाएगा। ये 18 से 3 18 चौक 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75/4% हो जाएगा। ये इस कहाँ से आ जाएगी? 75/4% आ जाएगा। इसको प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75/4 और गुणे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे, 25 3 75 और नीचे 4 जब 25 को 100 तो 4 चौको 16, यानी 3/16 इसकी वैल्यू आ गई। यानी इस 3/16 इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर दी है? तो इसकी वैल्यू आपको दी है 2484 के बराबर दी। बस इसी को सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए 0 0 0 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 27, ये हो जाएगा आपका 2700 और माइनस 27 वाई, ये बराबर हो जाएगा 24 84 के। यहाँ से 27 को इधर भेज देंगे तो 27 वाई और ये बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 216 डिवाइडेड बाई 27। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना का 18, 3 9 चौको 36, 9 3 27, 3 से काटेंगे कितनी बच जाएगा? 3 8 24। यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पर 550 अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। इस कहने का मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य से इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। इसका मतलब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और आपको डिस्काउंट दिया है, कितने का हो रहा है? 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य की वैल्यू आपकी क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो एक फार्मूला मैं बता चुका हूँ आपकी, मेरी प्रीवियस अगर वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैं बता चुका हूँ कि जो मार्क प्राइस होता है और जो कॉस्ट प्राइस होता है, इनके रेशियो में एक रिलेशन होता है। वो होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट।
तो यहाँ से अगर रखेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो 110 डिवाइडेड बाई डिस्काउंट हो रहा है 40 का, तो कितना 100 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाए, यानी कि M/C यानी मार्केट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, ये बराबर हो जाएगा 11/6 के। और मार्केट प्राइस की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है 550, और आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, 50 बार, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 50 × 6, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 यानी 300, इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, कि आर जो है 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या दिया है 40 दिया है। तो कह रहा है कि भुगतान में 5 रुपये मूल्य के वर्ग के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो मान लेता हूँ कि 5 रुपये के उसके पास आपको एक्स सिक्के हैं, और 2 रुपये के उसके पास वाई सिक्के हैं, और 1 रुपये के उसके पास जेड सिक्के हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यही इसका मूल्य रहा, तो इसका मूल्य हो जाएगा 5x प्लस इसका मूल्य हो जाएगा आपका 2y और प्लस जेड, ये किसके बराबर है आपका 100 रुपये के बराबर है। ठीक है, और दूसरा कर रहा है कि ये जो सिक्कों की संख्या है, ये आपका इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि x + y और प्लस जेड, इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपका 40 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है, x, y और z है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन से निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर पहला वाला ऑप्शन लेते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, अगर मान लीजिए 17 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 17 × 5 कितना हो जाएगा 85 रुपया हो जाएगा। और अगर 85 रुपया हो जाएगा तो बाकी जो भी बचेगा, यानी कि अगर हम 23 सिक्के भी अगर देते हैं 1-1 रुपये के होंगे, तो भी 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये 17 तो बिल्कुल नहीं होगा, 18, जब 17 नहीं होगा तो 18 भी नहीं होगा। अब 16 पे चेक करते हैं, तो 16 अगर 5 रुपये के सिक्के हैं तो 16 × 5 = 80 रुपया, इसका क्या हो जाएगा कीमत हो जाएगा। और 16 सिक्के हैं तो बाकी बचे कितने 24 सिक्के, अगर 24 भी 1-1 के हैं तो भी ये 100 के ऊपर चला जाएगा इसकी कीमत। तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 13 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू मान लेते हैं 20 और z की वैल्यू मान लेते हैं 10, तो नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या हमारी 40 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 100 के बराबर आती है। तो 10 5 के हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, 20 2 के हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40, और 10 जो है वो 1 रुपये के सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, यानी बिल्कुल यहाँ पे 100 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या यहाँ पे 10 आ गई, लेकिन अगर इस वाले अगर कंडीशन पे जाएं तो 13 आ गई है। तो इसीलिए इसको हम एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं बता सकते हैं और ना ही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 19 करेंगे, एक यानी कि 8 अगर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या करेंगे तो भी आपका सम करेंगे तो 100 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स वाई जेड यानी कि क्वाइन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन 2 दिए हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि चरों की संख्या आपकी दिया है 3, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक तालिका दी है, उसमें विद्यार्थी उनके नाम दिए गए हैं और विषय दिया गया है जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, और जो अंक प्राप्त किए हैं वो परसेंटेज में दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 6 विद्यार्थी में से किसी भी विद्यार्थी ने अन्य को प्राप्त होने वाले तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो उस विद्यार्थी को कुल प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब इसे क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए है और जिनको जितना नंबर मिला ना उसमें से सबसे मैक्सिमम उसी को मिला है। तो मान लीजिए यहाँ पे अमन ने गणित में 100% प्राप्त किए हैं, तो वो ए को मान लीजिए 100% यहाँ पर। इसमें देखिए मैक्सिमम कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, तो 80, तो उसको 80 मिल गया है। इसमें मैक्सिमम कितना प्रतिशत है 90, तो ये 90 मिल गया उसको, ये 90। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितना प्रतिशत है 95, तो उसको क्या मिल गया ये 95, ये 90 हो गया। इसमें मैक्सिमम कितना प्रतिशत है 90, तो ये आपका 90 हो गया। इसमें मैक्सिमम कितना प्रतिशत है, तो 90 इसमें भी है, तो 90 उसको मिल गया। यानी कि ए कोई है जो गणित में 100%, रसायन में 80%, भौतिकी में 90% और 95%, 90% और ये 90% अंक अगर प्राप्त करता है, तो कह रहा है कि उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत अंक कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल प्रतिशत अंक निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अंक निकालना पड़ेगा, और उसके बाद से जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे जब हम भाग देंगे इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत निकलेगा। तो निकाल लेते हैं। तो इसमें पाने वाले अंकों की संख्या गणित में कितनी हो जाएगी, 100% पाया है तो 150 नंबर पाया हो। इसमें क्या होगा 13 × 8 = 104, 104 नंबर पा जाएगा। इसमें पा जाएगा आपका 120 में नंबर, तब 12 9 108, तो कितना पा जाएगा 108, प्लस इसमें पाएगा आपका 95 है तो 100 में 95, तो यानी कितना नंबर पाया उसने 95 नंबर, प्लस 60 में पाया है 90%, तो 60 में 90% तो 9 × 6 = 54 नंबर पाया है। और ये पाया है आपका
40 में पाया 90 नंबर, तो 9 चौको 36 नंबर पाया, यानी इसके द्वारा टोटल नंबर प्राप्त कर देंगे। अब देखिए टोटल नंबर की संख्या कितनी है, उसके द्वारा प्राप्त करने वाले की संख्या तो हमने ऊपर लिख दिया। अब उसके द्वारा कितने टोटल नंबर में से प्राप्त किया गया वो होगा, तो जब मैक्सिमम जो अंक हैं उनका टोटल निकालेंगे तो 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 और प्लस 40। तो ऊपर वाले का जब सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 15, 15 और 8 23, 23 4 27, 7 2 5 5 10, 19 19 19 5 24, 2 2 3 4 और ये 5 547 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 3 50 30 80 280 80 90 100 300 400 500 और ये 600। तो प्रतिशत में बदलना है इसको, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाए, 6 9 54 और 7 हो जाएगा 1 और 1 शेष बच जाएगा डिवाइडेड बाई 6, यानी 91 सही 1/6% क्या हो जाएगा, उसके द्वारा मैक्सिमम अंक प्राप्त किए जाएंगे प्रतिशत में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, यानी कि वो बोलता है कि मैं जितने रुपए में खरीद के लाया हूँ उतने ही रुपए में बेच रहा हूँ, पर वो क्या करता है, घपला करता है। क्या करता है कि 1 किलो की जगह वो देता कितना है, 870 ग्राम देता है नकली वजन का उपयोग करके। तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो देखिए देने के लिए वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, वो 870 ग्राम दे रहा है। तो कितने का फायदा प्राप्त कर रहा है, तो हमें पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 870 ग्राम दे रहा है, यानी कि 130 ग्राम का क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। तो 100 से बस क्या करेंगे, गुणा कर देंगे प्रतिशत बदलने के लिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1300 और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 87। अगर इस 87 को मैं 90 कर दूंगा तो 90 1 और 4 40 9 चौको 36 लगभग 14 बढ़ जाएगा। तो 14 क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 में दिया है 14.94%। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप भाग देके देख भी सकते हैं कि 1300 में से कितना करेंगे हम, 87 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 87, 3 हो जाएगा, 12 4 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 4 बार लेके जाएंगे तो 28 2 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 2 और 12 में से 4 जाएगा 8, कितना हो जाएगा 82, यानी दशमलव बढ़ाएंगे 0 और 9 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 14.94। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा इसका दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा 100 में से अंक कुछ प्राप्त किए गए हैं, 100 में से अंक प्राप्त किए गए हम। कह रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 विषय हैं और जो प्रति विषय है वो 100 नंबर का है, तो टोटल 500 नंबर का होगा। और 79% का मतलब क्या होगा कि अगर मैं 80 अगर मान लेता हूँ तो 400 होगा और 400 में से बस 5 घटा देंगे, यानी कि 400, यानी 395 नंबर उसको हमें प्राप्त करना है। यानी अगर वो 79% चाहता है तो कितना प्राप्त करना चाहिए, 395 नंबर। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 79 किस परसेंट किसका, 500 का, तो बस 500 का 79%, तो ये 0 0 कर जाएगा और 5 से करेंगे तो 5 9 45 4 और 7 5 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, यानी 395 नंबर उसको प्राप्त करना। तो देख लीजिए, तो इसमें किसका नाम नहीं दिया, शोभित का नाम दिया, सुमित मोहित रोहित और तरुण का नाम दिया, शोभित का नाम नहीं दिया, तो इसका हम चेक नहीं करेंगे। तो चेक करेंगे तो देखिए 5 0 5 5 10 5 15, ये लास्ट में 5 आ रहा है, ये हो सकता है क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए। इसमें देखते हैं 9 6 15 15 और 8 4 12 12, इसमें 5 नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, रोहित नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो 4 3 7 7 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, इसमें भी नहीं 5 लास्ट में आ रहा है, तो मोहित भी नहीं होगा। सुमित का देख लेते हैं तो 8 8 16 16 24 25 26, इसमें भी लास्ट में 5 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरुण। इसमें एग्जैक्ट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट से अगर हम चलेंगे तो भी हमारा आंसर निकले। अदरवाइज आप जोड़ के देख लीजिएगा, तो जिसका नंबर 395 हो जाएगा वही क्या हो जाएगा 79% अंक प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, लगाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद और बाय।